हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। और जैसा कि हम लोग यहाँ पे यूनिट 10 पढ़ रहे थे, तो इसके पहले के टॉपिक वो हो चुके हैं, आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है यूनिट 10 का सी जो सेक्शन है वो हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें ह्यूमन रिसोर्सेस जो इसमें उपयोगी होते हैं, कौन कौन से वर्क इसमें करते हैं, और जो इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिस जो होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं? जैसे हम लोग समावेशी शिक्षा पढ़ रहे हैं, तो इसमें अब एक व्यक्ति तो एक इस काम को पूरे एक तरह से योजना को पूरा नहीं कर सकता है। तो इसमें बहुत से ह्यूमन यानी कि बहुत से व्यक्ति इसमें लगे हैं, चाहे टीचर हों, चाहे चिकित्सक हो, मार्गदर्शक हों। तो इस तरीके से बहुत से लोग इसमें लगे पड़े हैं, जिनको कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस के रूप में हम इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि लिखा है कि समावेशी शिक्षा में यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन में छात्रों को मार्गदर्शन व थेरेपी देने के लिए समेकित शिक्षा विशेषज्ञ, मार्गदर्शक और परामर्शदाता, चिकित्सक, पुनर्वास अधिकारी, मनोवैज्ञानिक और फिजियोथेरेपिस्ट जैसे अनेक ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं वो होते हैं। जैसे कि इसमें बताया है फिजियोथेरेपिस्ट हैं, और आप यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स, इनको ह्यूमन रिसोर्सेज बताया जाता है। ठीक है, ये ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी वजह से ये इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो संभव हो पाता है। यानी कि अगर हम ये सोचें कि अगर एक टीचर, केवल टीचर से ही ये सारा काम, यानी कि वो सब बच्चों को हैंडल कर ले, या जो भी नॉर्मल बच्चे हैं या जो भी विशिष्ट बच्चे हैं उनको अच्छी तरह से हैंडल कर, तो इसमें बहुत से लोगों को लगना पड़ता है। जैसे कि जो स्पेशलिस्ट हैं इस जैसे कोई बच्चा विजुअल इम्पेयरमेंट है उसमें, या फिजिकल रूप से वो इम्पेयरमेंट है, या मानसिक रूप से परेशान है, तो उसको एक तरीके से जो विशेषज्ञ होते हैं वो उसको समझाते हैं या बताते हैं। कोई चीज़ नहीं समझ पाई तो वो अपने हिसाब से बताते हैं। और साथ में काउंसलर होते हैं, परामर्शदाता और चिकित्सक भी होते हैं, पुनर्वास अधिकारी, मनोवैज्ञानिक और फिजियोथेरेपिस्ट, ये सभी इसमें शामिल होते हैं। इन्हीं को यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेस बताया गया है। और ह्यूमन रिसोर्सेज की वजह से ही ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन की हम बात करते हैं ये संभव हो पाता है। एक टीचर के बस की ये बात नहीं है, इसमें सब लोग शामिल होकर ही इस कार्य को पूर्ति की जाती है। ये हमारा हो गया ह्यूमन रिसोर्सेज की बात हो गई। अब हम आगे पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिस कौन सी है, अनुदेशात्मक व्यवहार कौन सा होता है। अब जो टीचर इसमें बच्चों को इंस्ट्रक्शन देगा या जो भी अनुदेशन देगा तो वो किस प्रकार से होगा। अब यहाँ पे देखिए, बात जो हो रही है वो एक नॉर्मल बच्चों के साथ, जो विशिष्ट बच्चे हैं, जो इम्पायरमेंट है, बच्चे कई तरीके के जो इम्पायरमेंट है उसमें इस तरीके के बच्चे साथ में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हर तरह के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे एक परंपरागत विद्यालय की तरह जो अनुदेशन होता है उसकी बात हम नहीं कर सकते। जैसे कि नॉर्मल विद्यालय होते हैं उसमें नॉर्मल बच्चे होते हैं तो उनके साथ अलग विधियाँ अपनाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पे जो है हर तरह के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम परंपरागत विद्यालय की तरह तो अनुदेशन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, विविधतापूर्ण यानी कि अलग अलग तरीके का अनुदेशन का जो तरीका है या इंस्ट्रक्शन का तरीका वो हम लगाते हैं। तो पहला इसमें देख लेते हैं। पहला है, देखिए, सहपाठी ट्यूटोरियल। जो उनके साथ में जो बच्चों के ट्यूटरिंग जो बच्चे हैं, मतलब जो सहपाठी हैं उनके साथ में जो पढ़ते हैं, वो बच्चे, मान लीजिए कोई बच्चा नॉर्मल है और उसको अच्छी तरह से कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह से गेन कर लेता है, जल्दी गेन कर लेता है। लेकिन जो उसका दूसरा सहपाठी है वो उसमें वो डिसेबल है या उस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है, तो वो जो विद्यार्थी उसका सहपाठी है उसको अच्छी तरह से वो समझा सकता है। तो उसी की यहाँ पे बात हो रही है जिसको कि हम सहपाठी ट्यूटरिंग कहते हैं। ठीक है। अब इस तरह के शिक्षण में जो सहपाठी हैं वह दूसरे सहपाठी जो कि अक्षम है, जिनको कोई दिक्कत है, उनकी शिक्षा में मदद कर सकते हैं। छात्रों के व्यवहार में जो अपेक्षित सुधार है और व्यक्तित्व का स्वाभाविक विकास, जो आत्मविश्वास का विकास है, समाजीकरण की भावना का विकास है, ये सब इसमें हो पाता है। क्यों?
क्योंकि जो बच्चा है जो अपने सहपाठी को अगर कोई चीज़ बताता है तो एक तो उसके उस बच्चे के साथ उसका भी व्यक्तित्व का विकास हो रहा है, और उस बच्चे ने जब उसको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही उसने बताया तो उसके एक तरह से आत्मविश्वास का भी विकास हो रहा है, और समाजीकरण की भावना जो है, सहयोग की भावना है, उसका भी विकास यहाँ पे हो रहा है। और इसका सेकंड पॉइंट क्या है? देखिए सेकंड पॉइंट है कि सहपाठी जो है वो मध्यस्थ और अनुदेशन और हस्तक्षेप करते हैं, यानी कि अगर बच्चा कोई चीज़ पढ़ रहा है, अगर बीच में उसको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो उस टाइम भी उसकी हेल्प कर सकता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी सहपाठी जो है उसके साथ में जो क्लासमेट हैं वो उसकी मदद कर सकते हैं। यदि एक, इसमें पहला पॉइंट देखिए, एक जैसे श्रवण असमर्थ यानी कि सुनने में जैसे कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को, उस बालक को कक्षा में अनुदेशक द्वारा प्रदान किए जाने जो मौखिक संप्रेषण दिया जा रहा है वो उसको समझ नहीं आ रहा है या वो ग्रहण नहीं कर पा रहा है, तो उसके सहपाठी उसे नोट्स या वीडियो बनाकर दे सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। सेकंड देखिए, अगला है कि जो छात्र विजुअल इम्पेयरमेंट से ग्रस्त हैं, उनको ब्लैक बोर्ड पर लिखे शब्द ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, ये दिखाई देंगे नहीं। अगर कम दृष्टि है उसकी तो दिखाई नहीं देंगे, अगर पूरी तरह से वो ब्लाइंड है तो बिल्कुल ही दिखाई नहीं देंगे। तो ऐसे बच्चों की वो ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा है, वो अच्छी तरह से कार्य क्या लिखा है, क्या होमवर्क लिखा है, तो बता सकते हैं उसको। और दूसरा अगला पॉइंट है कि जो छात्र गति से संबंधित, जो फिजिकल रूप से डिसेबल हैं बच्चे, जिनको मूवमेंट करने में, फंक्शन करने में दिक्कत होती है, ऐसी अक्षमताओं से जो पीड़ित हैं बच्चे, उनकी पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदि में जाने में भी वो बच्चे जो सहपाठी हैं उनके वो मदद कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला इसमें है कि सब नियमित अधिगम, इसका मतलब अधिगम मतलब यानी कि जो स्वयं ही वो पढ़ता है, स्वयं ही अधिगम प्राप्त करता है, यानी कि जैसे बुक्स है, कोई चीज़ है, वो स्वयं अपनी हेल्प करता है। सब नियमित अधिगम में अधिगमकर्ता पर किसी का नियंत्रण नहीं होता, यानी कि टीचर्स का नियंत्रण नहीं होता, वह स्वयं के द्वारा ही नियमित और नियंत्रित किया जाता है। इस प्रकार के अधिगम में पूरी परिस्थिति पर सीखने वाले का ही नियंत्रण रहता है और स्वयं ही वह अपना मूल्यांकन करता है, फीडबैक पाता है। अब अगला पॉइंट है कि सहयोग युक्त अनुदेशन। इसमें भी जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि सहपाठी या उनके क्लासमेट सब आपस में सहयोग करते हैं, तो इसमें देखिए क्या है, इसमें सभी बच्चे चाहे वो दिव्यांग हों या नॉर्मल हों, मिलकर शिक्षा लेते हैं और साथ एक दूसरे को अधिगम में मदद करते हैं। ठीक है, अब जो हम लोग अगला टॉपिक है हम लोग का वो है करिकुलम अडेप्टेशन फॉर डाइवर्स लर्नर। जो कि डिसेबल बच्चे हैं, जो डाइवर्स लर्नर हैं, उनके करिकुलम अनुकूलन की बात हो रही है यहाँ पे, वो किस तरीके से होता है। ठीक है, उसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए, जो भी अब इन बच्चों के लिए, यहाँ पे दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं, नॉर्मल और डिसेबल बच्चे, तो जो भी करिकुलम प्रस्तावित है, जो भी बनाया गया है, उसमें कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा या किया जाता है, जिसमें कक्षा का प्रत्येक छात्र उसका पूरी तरह से लाभ उठा सके, यानी कि जो नॉर्मल बच्चे हैं और जो डिसेबल बच्चे हैं दोनों उसका लाभ उठा सके। इसीलिए करिकुलम में थोड़ा बहुत परिवर्तन करना पड़ता है, और इसमें कक्षा में की जा सकने वाली प्रत्येक गतिविधि जो है उसको थोड़ा लचीला बना दिया जाता है। यहाँ लचीला और परिवर्तन का अर्थ ये नहीं है कि पाठ्यक्रम का स्तर जो है, उसकी क्वालिटी जो है, उसको नीचा कर दिया जाता है, ये बात नहीं है, बल्कि इसका अर्थ ये है कि जो पाठ्यक्रम की पहुँच है उसको इस तरीके से सरल बनाया जाता है कि प्रत्येक छात्र तक उसकी पहुँच हो और कक्षा में सब कुछ सीखे तथा वो कठिनता का अनुभव न करे। ठीक है, कठिन होने के कारण जो कुछ चीज़ वो छोड़ देते थे उसको वो ना छोड़े, सब कुछ सीखे। और इसमें ये भी ध्यान दिया जाता है कि शिक्षा देना प्रथम उद्देश्य है तथा किसी भी छात्र के साथ भेदभाव न हो। अब जो ये करिकुलम एडेप्टेशन है, इसके मेन एरियाज़ क्या हैं, इसमें देखिए, जो सीखने वाला है, सीखने व सिखाने का वातावरण जो है उसको ध्यान में रखा जाता है। जब अनुकूलन किया जाता है, करिकुलम अनुकूलन की बात हो रही है, सीखने, ठीक है, सीखने और जो सिखाने वाले टीचर हैं, जो बच्चे को ध्यान में रख के वातावरण की ध्यान में रखा जाता है। सीखने और सिखाने की जो प्रविधियां हैं,
जो विधियाँ अपनाई जाती हैं उसमें भी परिवर्तन लाया जाता है कि यहाँ पे नॉर्मल बच्चों को भी देखना है, साथ में डिसेबल बच्चों को देखना है, तो कौन सी प्रविधियाँ लगाई जाएँ कि उन बच्चों को भी अच्छी तरह से समझ में चीज़ आ जाए। ठीक है, शिक्षण सहयोगी सामग्रियाँ जो भी हैं उनका भी उपयोग किया जाता है और अभिप्रेरित किया जाता है उन बच्चों को अभिप्रेरित किया जाता है कि ताकि वो बच्चे भी कहीं उनके अंदर हीन भावना ना आ पाए और वो बच्चे अच्छी तरह से सीख पाएँ। और आखिरी में है कि उनका मूल्यांकन भी बहुत स्थिरता से किया जाता है, इसमें भी लचीलापन उसमें दिखाया जाता है मूल्यांकन करने में भी। अब इसके कुछ सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उसको देख लेते हैं। इसमें क्या है कि एक पाठ्यचर्या, पहला है कि पाठ्यचर्या अनुकूलन करते समय कक्षा में प्रतिभाशाली छात्रों के शैक्षिक हितों का ध्यान रखा जाता है। ये तो बात है कि जब पाठ्यचर्या अनुकूलन कर रहे हैं तो जो भी बच्चे हैं, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, अब वो कोई भी कंसेप्ट को जल्दी गेन कर लेंगे, जल्दी सीख लेंगे, उनकी शैक्षिक हितों का भी ध्यान रखा जाता है। सेकंड पॉइंट है कि पाठ्यचर्या अनुकूलन करते समय जो पाठ्यचर्या में मूलभूत परिवर्तन नहीं किया जाता, यानी कि ये नहीं कि बिल्कुल ही इसको चेंज कर दिया जाए करिकुलम को, ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ विशिष्ट क्योंकि विशिष्ट पाठ्यचर्या का निर्माण विशिष्ट स्तर के लिए अब थोड़ा बहुत उसमें परिवर्तन किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो पाठ्यचर्या अनुकूलन में ऐसा होता है कि कुछ पाठ्यचर्या में कुछ परिवर्तन किया जाता है, लेकिन पूरी तरह से उसको परिवर्तित नहीं किया जाता, क्योंकि अब जो विशिष्ट पाठ्यचर्या का अगर यहाँ पे हम बिल्कुल ही जो बहुत सीवियर जिनको परेशानियाँ हैं, बहुत ही ज़्यादा विशिष्ट है, तो उनके लिए तो स्पेशल स्कूल बने ही हैं, वहाँ पे उनके लिए स्पेशल पाठ्यचर्या बनाई जाएगी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया जाता है, बहुत मामूली परिवर्तन जो कि उनको सीखने में सरलता कर आ सके, इसलिए परिवर्तन किया जाता है। अगला पॉइंट है, कुछ विशिष्ट अनुभवों के लिए विशिष्ट गतिविधियों को सरल बनाया जाता है, सरल रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे कि छात्रों को जो तथ्य हैं, जो कंसेप्ट है, वो संपूर्ण ज्ञान उसका हो जाए, और लेकिन उसका मूल रूप ज़्यादा परिवर्तित ना हो, मतलब उनको समझ में भी आ जाए और जो पाठ्यचर्या का मूल रूप है वो भी परिवर्तित ज़्यादा ना हो। अगला पॉइंट है कि अनुदेशात्मक सामग्री जो है उसमें परिवर्तन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि प्रत्येक छात्र सीखने में अधिक से अधिक प्रतिभाग कर सके और अक्षम छात्रों को भी अभिप्रेरणा मिल सके। अगर मान लीजिए कोई टीचर है बहुत वैसी बहुत क्लिष्ट विधि अपना रहा है, तो देखिए नॉर्मल बच्चे तो उसको समझ जाएंगे, लेकिन जो बच्चा डिसेबल है वो उस चीज़ को नहीं समझ पाएगा, और उसके अंदर जो कहीं दबी हुई भावना है, हीन भावना है कि मैं कैपेबल नहीं हूँ, तो वो और ज़्यादा उभरती है। तो इसलिए टीचर को वहाँ पे किस तरीके से, किस सरलता से सिखाया जाए बच्चों को, ये देखना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट है कि मूल्यांकन अनुकूलन का लाभ आवश्यक नहीं है। ठीक है, मूल्यांकन अनुकूलन का मतलब क्या है, उनको ढील देना मूल्यांकन करने में, लेकिन सभी छात्रों को ये दिया जाए जरूरी नहीं है, केवल ये लाभ जो है वो अक्षम बच्चों को ही दिया जाता है। चलिए अगला टॉपिक है हम लोगों का कि एडेप्टिव टेक्नोलॉजी फॉर डाइवर्स लर्नर। अब जो ये डाइवर्स लर्नर है, इनको हेल्प करने के लिए हम जो टेक्नोलॉजी है उसको भी बहुत उसमें सहयोग मिलता है, उसको भी हम उसका सहयोग लेते हैं। तो अब इसमें क्या देखिए, इसमें है कि जो गति आधारित सहायता, यानी कि जो बच्चे फिजिकल रूप से डिसेबल हैं उनके लिए हम व्हील चेयर है या स्कूटर वॉक है, बैसाखी है, और जो बच्चे जैसे उनके हाथ नहीं है आगे, तो वो नकली जो अंग होते हैं या पैर में तलवे नहीं है, तो नकली अंग के सहायता से भी उनको ये चीज़ें वो टेक्नोलॉजी इन सब चीज़ों की सहायता से भी वो स्कूल में आ सकते हैं या कोई चीज़ सीख सकते हैं या कार्य अपना कर सकते हैं। तो नकली अंग एवं ऑर्थेटिक डिवाइस और नी कैप तथा जूते में लगने वाले तलवे इत्यादि भी उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। और अगला है कि जो श्रवण बाधित है, जिनको सुनने में दिक्कत होती है, उनके लिए हेयरिंग एड की सहायता की जाती है, जो मशीनें होती हैं जो उनकी सहायता करती हैं सुनने में, उन सब की व्यवस्था होती है। इस तरह की टेक्नोलॉजी से उनको कितनी मदद मिलती है यह यहाँ बताया जा रहा है। अगला है ज्ञानात्मक साधन कौन सा होगा। अब कंप्यूटर है, लैपटॉप है,
और टैबलेट है आदि। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर तकनीकियाँ, बहुत सी ऐसी तकनीकियाँ हैं, वॉइस रिकॉग्निशन है, प्रोग्राम है, स्क्रीन रीडर है, स्क्रीन को बड़ा दिखाने वाले भी इंस्ट्रूमेंट हैं। तो इन सब से उनको सहायता मिलती है। आगे देखें कि इंस्ट्रूमेंट जैसे बुक होल्डर होते हैं, पेंसिल पेन होल्डर आदि का प्रयोग किया जाता है उनकी हेल्प करने के लिए। जो श्रवण बाधित हैं, जिनको सुनने में दिक्कत है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, उनके लिए कैप्शन वाली पिक्चरें और तथा डॉक्यूमेंट्री उनको दिखाई जाती है। तो अब आगे आपका है कि आधारभूत संरचना में सुधार। अगर उनको जैसे कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग में उनको जैसे नॉर्मल बच्चों के लिए तो सीढ़ियों से आराम से जा सकते हैं, लेकिन ऐसे बच्चों के लिए जो बिल्डिंग की संरचना में इंफ्रास्ट्रक्चर में भी थोड़ा बहुत सुधार किया जाता है, जैसे कि रैंप का निर्माण और रेलिंग्स और दरवाजे थोड़े से चौड़े होते हैं ताकि उनको जाने आने में दिक्कत ना हो। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। अगला पॉइंट है कि सहायक स्विच जो छात्रों को उनके खेलने, पढ़ने, रोशनी में पर्याप्त सहायता करते हैं। छात्रों को अपना कार्य स्वयं करने में सहायता करने वाले जो यंत्र होते हैं, खाना खाने के बर्तन, कपड़े पहनने, कैसे कपड़े पहने वो लोग, इस चीज़ में वो सहयोग करते हैं। दरवाजे के हैंडल, खोलने की स्विच, टेलीफोन में लाइट तथा डोर बेल आदि, ये सब चीज़ इनकी सहायता करती हैं। अब जो अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, अगला टॉपिक हम लोगों का कौन सा है? अगला टॉपिक है आईईपी। आईईपी का मतलब क्या है? इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान। यानी कि जो विशिष्ट बच्चे हैं, जो अक्षम बच्चे हैं, उनके लिए हम स्पेशली एक प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, इसके लिए पूरी टीम होती है, तो इसी को हम कहते हैं इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान। इसको ये एक ऐसी शिक्षा योजना है जो अक्षम छात्रों को सहायता देने के लिए तैयार किया जाता है। और इस योजना में शिक्षक, एक तो टीचर, माता पिता, विशेषज्ञ सभी मिलजुल कर सहयोग देते हैं। और इसमें विशिष्ट छात्रों की कमियों व उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखा जाता है। उसको ध्यान में रख कर कि वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में उनकी क्या क्या ज़रूरतें हैं, उसको किस तरीके से उनको देखा जाए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ये योजना बनाई जाती है। पूरी टीम इसको बनाती है मिलके। और इसमें जो टीम होती है वह छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर लक्ष्य का निर्धारण करती है। यह एक लिखित योजना होती है, प्रॉपर रूप से इसको लिखा जाता है, जिसके आधार पर एक विशिष्ट छात्रों के शिक्षण के कार्य को किया जाता है। तो ये आपका था पूरा आईईपी। ठीक है, अब इसका निर्माण जो होता है, आईईपी का जो निर्माण है, इसके कई स्टेप हैं। जो पहला स्टेप है, इसमें देखिए सूचनाओं का एकीकरण। जो सूचनाएं उनके माता पिता हैं, उनसे देखिए सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं उनके, तो उससे उनसे सूचनाएं ली जाती हैं कि हाँ क्या क्या, क्योंकि माता पिता से ज़्यादा बच्चे को कौन जानता है, उनके साथ ही बच्चा रहता है। तो उनसे जो सूचनाएं हैं उसको एकत्रित किया जाता है। जैसे कि छात्र के व्यक्तित्व के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ ली जाती हैं, छात्र की रुचि के बारे में जाना जाता है, इच्छाएं उसकी क्या हैं, क्षमताएं क्या हैं, छात्र की कमजोरी और ताकत क्या है, छात्र के वर्तमान को प्रभावित करने वाले परिवार के सामान्य और शैक्षिक पृष्ठभूमि क्या है। ठीक है, छात्र और उसके सीखने का वातावरण क्या है, छात्र की चिकित्सकीय आवश्यकताएं व वर्तमान स्थिति को जाना जाता है। तो ये सब सूचनाएं जो है माता पिता से ली जाती हैं। ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में क्या होता है? दिशा निर्धारण किया जाता है। इसमें जो टीम ने सूचना एकत्रित करी है, उसके जब वो पूरी सूचना उसको मिल जाती है, फिर वो अपनी प्राथमिकताएं जो है वो तय करती है कि पहले क्या किया जाएगा, उसके बाद क्या किया जाएगा। इस तरीके की जो प्राथमिकताएं हैं वो उसको देखता है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या करता है कि छात्र को सीखने की आवश्यकताओं का निर्धारण करना इसमें हो गया, छात्र को सीखने की आवश्यकताओं का क्रम निर्धारण करना, और क्या इससे छात्र क्या वो कौशल सिखाने में कितना समय लगेगा, इन सब चीज़ों को वो इसमें देखते हैं। ठीक है, अब तीसरा स्टेप क्या है? तीसरे स्टेप में आईईपी का निर्माण होता है। पूरा निर्माण हो गया, पूरा उसको प्रॉपर रूप से लिख लिया, उसका लेखन हो गया। अब फोर्थ स्टेप में फिर जो टीम होती है इस योजना को लागू करती है, क्रियान्वयन करती है और अंत में इसका मूल्यांकन करती है।
ये पूरा आपका जो IEP यानी कि जो इंडिविजुअल मैंने आपको बताया है, इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान, ये पूरा हो गया आपका। ठीक है, अब अगला टॉपिक है हम लोगों का, अगला टॉपिक है, हाँ, अगला टॉपिक है रेमेडियल टीचिंग, यानी कि जो उपचारात्मक शिक्षण होता है उसको क्या कहते हैं। देखिए, जो आपने नॉर्मल बच्चों की जो स्कूल है उसमें भी ये कंसेप्ट पहले भी पढ़ा होगा कि समय समय पर टीचर जो है बच्चों के, जैसे यूनिट टेस्ट होते हैं, ठीक है, यूनिट टेस्ट होते हैं, तो उसमें जब यूनिट टेस्ट हो जाता है तो उसका मेन कुछ एक उद्देश्य ये भी होता है कि उससे बच्चों के जो कमियां हैं उसको डायग्नोस कर पाए, क्या कमियां हैं, बच्चा कहाँ पे, कोई कौन सी उसका चीज़, कौन सी मैथ की प्रॉब्लम है या कोई भी प्रॉब्लम उसको कहाँ पे समझ नहीं आ रही है, इस चीज़ को वहाँ पे मापन किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे जब मापन कर लिया जाता है फिर उसको टीचर ये समझ जाता है कि हाँ इस चीज़ को उसको समझ नहीं आया है, तो उस पर वो टीचर ज़्यादा ध्यान देगा। और फिर दोबारा जब वो चीज़ दोबारा जब यूनिट टेस्ट होगा तो उसमें वो कवर हो जाती है चीज़। तो इसमें इसको उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है। इसमें क्या होता है, समावेशी कक्षा, विविध प्रकार के छात्र उसमें पढ़ते हैं, यानी कि नॉर्मल और डिसेबल बच्चे भी पढ़ते हैं। शिक्षक कक्ष में देखता है कि उसका छात्र सीखने की प्रक्रिया में बाकी छात्रों से पीछे रह गया, कौन सा छात्र है, क्या कमियां हैं, कौन सी, किस तरीके से उसको समझाया जाए कि वो सब बच्चों के बराबर आ पाए। तो उस छात्र की पहले कमियां ढूंढता है जिसको हम डायग्नोस करना मेथड कहते हैं, और फिर उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है, ये करता है। ठीक है, अब ये जो शिक्षण है, जो उपचारात्मक शिक्षण है, रेमेडियल जो आपका टीचिंग है, इसमें क्या होता है, इसमें देखिए आखिर ज़रूरत इसकी क्यों पड़ती है। जो कुछ बच्चे हैं जो कम याद रखने वाली क्षमता के होते हैं, वो कम याद रखने की क्षमता होती है उसमें, और कुछ बच्चे हैं जिनकी अटेंशन कम होती है, वो एक जगह पे जल्दी मतलब बहुत देर तक अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं, उनका ध्यान इधर उधर भटकता रहता है। तीसरा है कि अभिप्रेरणा, किसमें प्रेरणा की कमी होती है, समझने की क्षमता में कमी हो जाती है, और समस्या समाधान की कम उनमें क्षमता होती है, वो पूरी तरीके से समस्या को समाधान नहीं कर पाते हैं। सूचनाओं को प्राप्त करने तथा उनके निहितार्थ ढूंढने की कम क्षमता होती है। विषय विशेष में अरुचि होती है। सीखने की कम क्षमता होती है, और ज्ञान का स्थानांतरण न कर पाने की कम क्षमता, यानी कि जो एक ज्ञान सीखा है अगर किसी दूसरी जगह पे उसको ज़रूरत पड़ जाए तो उसको वहाँ अप्लाई नहीं कर पाते। तो ये सब कमियां उस बच्चे के अंदर होती हैं जिसके लिए कि ये शिक्षण यानी कि रेमेडियल टीचिंग अपनाई जाती है। तो उसमें उपाय क्या करता है टीचर, शिक्षक जो है सर्वप्रथम उस छात्र को सामान्य चीज़ें सिखाई जाती हैं, जो कि मतलब बहुत सरल जो चीज़ें हैं, कहाँ से, जैसे छोटा बच्चा है उसको डायरेक्ट हम कोई चीज़ पढ़ाने नहीं लगते हैं, पहले हम उसको जो वर्णमाला है या ABCD इस तरीके से सिखाते हैं। तो उसी तरीके से जब हम छात्रों को पढ़ाते हैं तो जो सरल चीज़ें हैं, ठीक है, एकदम से कठिन चीज़ें नहीं सिखाते, पहले सरल चीज़ें पे सिखाएंगे, फिर उसके बाद धीरे 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 उसका स्तर बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि उस छात्र को सामान्य चीज़ें सिखाई जानी चाहिए, फिर कठिन स्तर पर जाना चाहिए। ठीक है, और जो पीयर सपोर्ट है, यानी कि जो उसके सहपाठी हैं उनका भी सपोर्ट लिया जाता है। अगर कोई चीज़ को समझ नहीं आ रही, जैसे कि हमने पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जैसे कोई चीज़ को समझ नहीं आ रही तो जो नॉर्मल बच्चा है, जो इंटेलिजेंट बच्चा है, वो उस चीज़ को उसको समझा सकता है। और क्योंकि छात्र जो है दूसरे छात्र से बात करने में उसके साथ वो रहता है तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, तो उसको उससे समझने में कोई हेजिटेशन भी नहीं होती और आराम से समझ जाता है। ठीक है, तीसरा है कि जो हमने अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि टेक्नोलॉजी कितनी मदद करती है, तो टेक्नोलॉजी तरह टीचिंग एड की भी मदद हम लोग ले सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपके काफ़ी टॉपिक क्लियर हो गए हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप बता सकते हैं कमेंट के द्वारा। और आगे हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा कि ये जो एजुकेशन है, इंक्लूसिव एजुकेशन में, इसमें जो माता पिता हैं, जो प्रोफेशनल हैं या सहकर्मी हैं, और जो विद्यालय है, टीचर, उनकी क्या भूमिका है, बस इतना ही इस पार्ट में रह गया। ठीक है, फिर हम लोग आगे D पार्ट पढ़ेंगे। तो अब बच्चों ये बताइए कि अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो उसको बताइए, अगर कोई चीज़ नहीं समझ तो बता सकते हैं।
अगर पहली बार आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।